इस वीडियो में हमने आपकी बुक में दिए गए दो टॉपिक्स को मर्ज कर दिया है क्योंकि दोनों रिलेटेड है। एक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको इस पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम explain how following rays will behave after reflecting from a concave and convex mirror. और ये एक्चुअली हैं क्या? These are actually rules to draw rays to find position of images formed by concave and convex mirror. ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इमेज कैसे बनेगी। और उन रे डायग्राम्स को बनाने के लिए चार रूल्स हैं। पहला है अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा है अगर रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। तीसरा अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। और चौथा अगर रे सीधी पोल पे जाके हिट करती है। पर इनको पढ़ने से पहले यह नोट पढ़ना बहुत जरूरी है जो हमने आपके लिए लिखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकली अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, तो वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक ड्रॉ की जाए। एक बात हमको मालूम है जो ऊपर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और सभी स्फेरिकल मिरर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। इसीलिए हमने लिखा है नीचे द अबव रे डायग्राम्स हैव बीन ड्रॉन यूजिंग द अबव फैक्ट्स। जो अभी हमने ये ABC फैक्ट्स पढ़े हैं। यू कैन ड्रॉ टेंजेंट्स एज शोन बिलो। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एंड चेक द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बाय कीपिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और टेंजेंट क्या होता है? इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट इट टचेज द मिरर। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक मिरर है और हमने तीन टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तीन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, 1, 2 और 3। और ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं। अब अगर इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है या ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनके ऊपर अगर कोई रे आती है, रे ऑफ लाइट, जैसे कि ये, तो ये हमारा क्या हो गया? हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और बिल्कुल इसके बराबर एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पूरे सिस्टम को आप देखें तो ये एक प्लेन मिरर जैसा हो गया। कैसे हो गया? अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो एक प्लेन मिरर की तरह से काम करता है। तो जहां पर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वहां पे हमने कुछ इसी तरह का डायग्राम बनाया था। अब अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें और इनके ऊपर टेंजेंट बना दें, तो एक्चुअली वो एक प्लेन मिरर बन जाएगा। यानी एक कर्व्ड मिरर बहुत सारे प्लेन मिरर्स जैसा बिहेव करता है। एक साथ अगर बहुत सारे प्लेन मिरर्स को अलग अलग एंगल्स पे लगा दिया जाए तो वो एक कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये पूरा नोट आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हमने क्यों बनाया, टेंजेंट हमने क्यों बनाया और किस तरीके से हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बनाना है और टेंजेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होता है।
इन सब को नजर में रखते हुए, इन सारे पॉइंट्स को नजर में रखते हुए हम ये सारे रे डायग्राम्स को समझेंगे। आइए समझते हैं। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है, इसके पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से क्रॉस करेगी? रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। तो ये याद रखिएगा कि एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कॉनकेव मिरर से हिट कर कर रिफ्लेक्ट करेगी और पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का केस देखेंगे तो उसमें ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास तो नहीं करेगी, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे है। वो ऐसी लगेगी कि वो वहां से आ रही है। इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। सेकेंड केस है, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकल पॉइंट से या प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करके और कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को हिट करेगी, तो क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करती है और कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर हिट करती है तो वो उसी रास्ते से लौट जाएगी। क्यों लौटेगी? उसका रीजन अभी हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें टेंजेंट्स देखे थे और उनके ऊपर परपेंडिकुलर्स देखे थे। अगर हम जहां पे ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और मिरर से मिल रही है, अगर यहां पर हम एक टेंजेंट बना दें जैसे कि ये, तो इसके ऊपर ये रे परपेंडिकुलर होगी और इसीलिए ये अपने रास्ते वापस लौट जाएगी, इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। चौथा रूल है कि अगर इंसिडेंट रे सीधी पोल पर आकर टकराती है, इस पॉइंट पर, ये पोल है, इस पॉइंट पर अगर टकराती है तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के ऊपर, और क्योंकि ऐसा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। और ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में होगा। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हमने पहले देखा हुआ है। इसमें अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां से एक स्ट्रेट लाइन डालें हम किसी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जैसे कि यहां पर, और यहीं पर एक टेंजेंट भी ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट एक प्लेन मिरर की तरह से काम करने लगेगा और हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एक रे ऑफ लाइट आएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसमें यह बताया गया है कि इमेज कैसी बनती है अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने अलग अलग पोजीशंस पर हो। और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम देखते हैं, कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज कैसी कैसी बनेगी, और उसके बाद हम इमेजेस को स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो किन किन पोजीशंस पर हम ये स्टडी करने वाले हैं, पहले ये समझ लेते हैं। हम एक तो इंफिनिटी के ऊपर देखेंगे, नंबर 1। फिर हम सी के अगर पीछे ऑब्जेक्ट रखा हो वहां पर देखेंगे। अगर सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हो, सी और एफ के बीच में हो, एफ के ऊपर हो, और एफ और पी के बीच में, ये कंप्लीट रेंज है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और स्टडी करेंगे कि इमेज कैसी बनती है। अब जो आपने ऊपर 4 रूल्स पढ़े थे उनको ध्यान में रखिए, उन्हीं से हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस टेबल को देखेंगे। रे डायग्राम्स आपके ये हैं।
सबसे पहला केस है जहां पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो आपको अगर याद हो, इन 4 रूल्स में पढ़ा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकल पॉइंट से पास करती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, जो वहां से रेज आ रही हैं, वो नेचुरली प्रिंसिपल एक्सिस जो कि ये है, इसके पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज कर जाएंगी। तो यहां एक छोटी सी इमेज बनेगी, कहां पर? प्रिंसिपल फोकस पर। तो एक रूल हमने यहां पर यूज कर लिया। दूसरी पोजीशन है बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ये वाली पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ है तो हम एक रे बनाएंगे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। वो नेचुरली फोकस से पास करेगी, और एक रे बनाएंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। आपने 4 रूल्स में पढ़ा था कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वापस अपने पाथ पर आ जाएगी और हमको ये एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन का इन दो रेस का, और यहीं पर ये इमेज बनेगी। ये कैसी है हम टेबल में देखेंगे। नेक्स्ट पोजीशन इज एट सी। अगर सी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो हम फिर से एक रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और एक रे लेंगे जो कि फोकल पॉइंट से जा रही है। एक और रूल था जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई रे फोकल पॉइंट से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और ये हमारी इमेज होगी। आप देख सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज की है। नेक्स्ट पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर क्योंकि सी से आगे रखा है ऑब्जेक्ट, सी के आगे रखा हुआ है, तो हम कैसे रे बनाएं जो कि सी से पास करे? तो हम एक रे ऐसी चूज करेंगे जो रिफ्लेक्ट करने के बाद सी से पास करेगी। बेसिकली हम ये रेज बना रहे हैं जिससे कि हमें ये पॉइंट मिल सके जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक रे लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो नेचुरली रिफ्लेक्ट करेगी और पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। हमें ये पॉइंट मिल जाएगा और हम देख सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है। अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल फोकस पर। अगेन हम ऐसी रे चूज करेंगे जो रिफ्लेक्ट होके और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। एक रे हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और हम देख रहे हैं कि ये दोनों नहीं मिल रही हैं आपस में, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी। एंड द लास्ट पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड पी। इसमें फिर से हम ऐसी रे चूज करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे रिफ्लेक्ट होने के बाद में, लेकिन यहां पे हम एक ये रे चूज करेंगे जो कि पोल पर जाकर हिट करेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हम देख सकते हैं कि ये यहां पर तो मिलेंगी नहीं, ये मिलेंगी मिरर के पीछे, और ये एक शायद आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन है, तो ये एक वर्चुअल इमेज है। तो ये तो हो गए रे डायग्राम्स। अब हम देखते हैं टेबल को। हमने टेबल कुछ इस तरह से बनाई है कि आपको वो आसानी से याद हो जाए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी एफ पे, अगर सी से पीछे है तो एफ और सी के बीच में बनेगी, अगर सी पे है तो सी पर ही बन जाएगी, अगर सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगी, अगर एफ पे है तो इंफिनिटी पे बनेगी, और पी और एफ के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये होगी कैसी? जो एफ पे इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी,
रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर इमेज बनती है एफ और सी के बीच में तो वो डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर सी पर है तो सेम साइज की आपकी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इमेज अगर सी से पीछे बनती है तो वो एनलार्ज्ड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इमेज अगर इंफिनिटी पर बनती है, ऑब्जेक्ट अगर एफ पर रखा हुआ है तो हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका पी और एफ के बीच में रखा है, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, वो एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। देखिए ये एक एक्सेप्शन है। अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है और इस केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अब अगर आपको इनको अच्छे से याद रखना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप सबसे पहले जो हमने आपको 4 रूल्स बताए थे रे डायग्राम के, उनको आप अच्छे से दोबारा देखिए और याद रखिए। उसके बाद कॉनकेव मिरर के इन रे डायग्राम्स को आप अपने आप बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद इस टेबल को याद करिए। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो फर्स्ट केस से लेके फिफ्थ केस है, यानी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा है और ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पर रखा है, इनको एक साथ याद करें और सिक्स्थ को अलग से याद करें। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इमेज को स्टडी करना हो कॉनकेव मिरर में तो बर्निंग कैंडल को यूज करते हैं या कोई और ब्राइट ऑब्जेक्ट भी लिया जा सकता है। अब कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं? बहुत सारे यूजेस हैं। टॉर्च, सर्चलाइट्स और गाड़ियां, इनमें कॉनकेव मिरर एक बहुत पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे सकता है। शेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप शेव करते हैं, अभी तो आप नहीं करते होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन अगर आप शेव करते हैं तो आपके फेस की बहुत बड़ी इमेज ये दिखा सकता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, और बहुत बड़े कॉनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है सोलर फर्नेसेस में, जिससे कि वो सनलाइट को कंसंट्रेट कर सकें और हीट जनरेट कर सकें। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा पोजीशंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो फोकल पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो मिरर के पीछे होते हैं। तो इसमें हम सिर्फ 2 पोजीशंस पर स्टडी करेंगे, एक तो इंफिनिटी पर और एक पोल से फाइनाइट डिस्टेंस पर। चलिए रे डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएंगी जैसे वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज कर रही हों। तो देखिए एक बहुत छोटी सी इमेज बनेगी जो कि पॉइंट साइज होगी, वो डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और सीधी बनेगी, इरेक्ट। तो सबसे पहली बात कि इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। वो पॉइंट साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है पोल के, तो एक आपने रे चूज की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती हुई आपको नजर आई, जो रिफ्लेक्टेड रे है। और एक आपने रे चूज की जो कि मिरर से वापस आ जाए लौटकर उसी पाथ पे, यानी वो मिरर के पीछे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी।
तो इन दोनों रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो कि ये है, आपको एक छोटी सी इमेज मिलेगी जो कि अगेन वर्चुअल और इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, नेचुरली बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये पोजीशंस हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब अगर आप इन दोनों टेबल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं, जो कि लास्ट केस जो था कॉन्केव मिरर का, ये वाला, उससे सिमिलर है। इन दोनों टेबल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से इन इमेजेस की प्रॉपर्टीज को याद रख पाएंगे। जितनी भी इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल होती हैं, याद रखिए, स्टैंडर्ड रूल। और कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस को स्टडी करने के लिए हम एक पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेजेस कैसी बनती हैं, इसके लिए जो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे उन्हें बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके लिए इस चैप्टर की वीडियो सीरीज में हमने एक हेल्प वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके लिए रे डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा स्फेरिकल मिरर है जो कि किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की, जैसे कि एक बड़ी बिल्डिंग या एक पेड़, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की फुल इमेज आपको दे सकता है, पूरी इमेज दे सकता है? वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो छोटी इमेज देता है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंफिनिटी पे होते हैं। पढ़ लेते हैं। सिंस कॉन्वेक्स मिरर्स गिव a point size image of an object placed at infinity, it can give full image of a large object. ऐसा एक मिरर बताया है आपकी बुक में कि आगरा फोर्ट पे वॉल के ऊपर लगा हुआ है, शायद दूर से आती हुई सेना को देखने के काम में आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर्स हम गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स को बनाने में यूज करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर्स इरेक्ट इमेज बनाते हैं, और दूसरी बात कि कॉन्वेक्स मिरर्स बहुत छोटी छोटी इमेजेस बनाते हैं, और जिसकी वजह से वो एक काफी बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर्स को गाड़ियों में यूज करते हैं। कुछ बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपकी बुक में, चलिए उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम उनको आंसर कर पाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, आप उसको याद कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर यहां ये अज्यूम किया गया है कि उस स्फेरिकल मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, तो आपका एक फॉर्मूला था ऊपर, R is equal to 2f. Radius of curvature is twice of focal length. तो यहां आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, उसका आधा हो गया 10, तो ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. जो erect दे और enlarged image दे। अगर आप ऊपर देखेंगे टेबल में तो आपको मिल जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो छोटी इमेज देता है, तो enlarged कौन देता है? कॉन्केव मिरर, और वो इरेक्ट होती है। रे डायग्राम में अगर आप देखें तो वो ये वाला केस है। इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? इसका आंसर यहां पे आपको दिया गया है, तो आप लिखें कि कॉन्वेक्स मिरर बहुत छोटी छोटी इमेजेस बनाता है और इरेक्ट बनाता है, और इसीलिए वो
वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे देता है, एंड दैट इज व्हाई वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर इन व्हीकल्स। इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।